मैंग्रोव फॉरेस्ट भारत में विभिन्न प्रकार के आर्द्र व अनुप आवास पाए जाते हैं, जिसमें 70% भाग पर चावल की खेती की जाती है और 39 लाख हेक्टेयर भूमि जो है आर्द्र क्षेत्र है। ओडिशा में चिल्का और भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय पार्क अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि में शामिल है। आर्द्र भूमियों को 8 वर्गों में रखा गया है। मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में इसमें डिस्कस कर रहे हैं। दक्षिण में दक्कन के पठार के जलाशय और दक्षिण पश्चिम तटीय क्षेत्र की लैगून व अन्य आर्द्र भूमियों को इसमें शामिल किया गया। राजस्थान, गुजरात, कच्छ के खारे पानी वाली भूमि, गुजरात, राजस्थान के पूर्व केवला देवी और मध्य प्रदेश के ताजे जल झीलों वाले जलाशय, भारत के पूर्वी तट और गंगा के मैदान के क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र घाटी, कश्मीर और लद्दाख के पर्वतीय झीलें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सभी मैंग्रोव वन और आर्द्र क्षेत्रों में शामिल हैं। इसी में भारत में वन स्थिति की रिपोर्ट यदि हम देखें 2021 की, तो यहाँ जो है 2021 में यह जारी किया गया था वन सर्वेक्षण द्वारा, भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा यह प्रकाशित की गई रिपोर्ट थी। इसमें कुछ नए अध्याय बाद में जोड़े गए, जिसमें भारत में टाइगर रिजर्व, बाघ गलियारा एवं शेर संरक्षित क्षेत्रों में वनावरण का आकलन, सिंथेटिक अपर्चर रडार SAR आंकड़ों का उपयोग करते हुए जमीन के ऊपर जैव भार अबव ग्राउंड बायोमास का अनुमान लगाना, भारतीय वनों में जलवायु परिवर्तन हॉटस्पॉट का मानचित्रण करना, ये सभी शामिल हैं। भारत में टाइगर रिजर्व क्षेत्र में वनावरण की दृष्टि से यदि हम बात करें तो वनावरण का प्रतिशत जो है कुल 7.8%, टाइगर रिजर्व का 74.51% यह जो है दिखाई देता है। सर्वाधिक वनावरण वाले टाइगर रिजर्व नागार्जुन श्रीशैलम जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, यह शामिल है। सर्वाधिक वनावरण वाला टाइगर रिजर्व पाक के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 2011 से 21 के मध्य बाघ गलियारों के वन जो क्षेत्र देखने को मिले 37.15 वर्ग किलोमीटर, 0.32% की इसमें वृद्धि देखने को मिली। यहाँ जो है क्रम दिया गया है। रिजर्व बक्सा जो है पश्चिम बंगाल, अन्नामलाई तमिलनाडु, इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़, सर्वाधिक कमी वाला टाइगर रिजर्व केवल तेलंगाना, भद्रा कर्नाटक, सुंदरबन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत में वन स्थिति रिपोर्ट की 2021 के प्रमुख निष्कर्ष यहाँ दिए हुए हैं। फॉरेस्ट कवर रीजन की यदि हम बात करें तो जो सभी वृक्षाच्छादित क्षेत्र होते हैं वह जो है इसमें शामिल आते हैं फॉरेस्ट कवर रीजन के अंतर्गत। भारत में 5 शीर्ष वनावरण वाले राज्यों की सूची, पहला मध्य प्रदेश, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा ओडिशा और 5वां जो है महाराष्ट्र शामिल है। भारत में 5 न्यूनतम वनावरण वाले राज्य हरियाणा, पंजाब, गोवा, सिक्किम तथा बिहार शामिल हैं। भारत के 5 शीर्ष वनावरण प्रतिशत वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश तथा मेघालय शामिल हैं। भारत के न्यूनतम 5 वनावरण प्रतिशत वाले राज्य जो है लद्दाख, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश इसमें सम्मिलित किए गए हैं। भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक वनावरण वाला राज्य लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेशों में भौगोलिक क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर में 30, वनावरण 2021 में था 27.10 और वनावरण का प्रतिशत 90.33। मिजोरम 21,081 क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर, वनावरण 2021 के अनुसार 17,820 तथा वनावरण प्रतिशत जो है 84.53%। यहाँ पे इसी तरीके से सभी का दर्शाया गया है। अंडमान निकोबार, अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, गोवा, सिक्किम, झारखंड, दादर नगर हवेली, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, असम तथा ओडिशा क्षेत्रों का। वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाले शीर्ष 5 राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक तथा झारखंड शामिल हैं। इसके अलावा वन क्षेत्रफल में ह्रास करने वाले जिनकी कमी देखने को मिली अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम तथा मेघालय में शामिल है। भारत में मैंग्रोव वनस्पतियों की स्थिति महत्वपूर्ण है। आंध्र प्रदेश, गोवा क्षेत्र में केंद्र शासित प्रदेशों में, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, दादरा तथा नगर हवेली द्वीप तथा पुडुचेरी टोटल जो है 4,992 तथा 4,975 इसमें वन क्षेत्रफल की दृष्टि से शामिल रखे गए हैं। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र की समस्याएं, पहला है डिफॉरेस्टेशन, वनोन्मूलन। सबसे मेजर कारण तो यही है, जैसे वन भूमि या कृषि भूमि में परिवर्तन करने से वनों का वनोन्मूलन होता है। स्थानांतरित या झूम कृषि के माध्यम से, वनों का चारागाह में परिवर्तन के माध्यम से, जलावन लकड़ी की मांग के माध्यम से ये जो है देखने को मिलता है। औद्योगिकरण हो गया, शहरीकरण हो गया, वनाग्नि हो गए, ये सभी है। इनका जो प्रभाव है मृदा अपरदन पर सर्वाधिक देखने को मिलता है, साथ ही जलवायु में होने वाले परिवर्तन पर देखने को मिलता है। जैव विविधता में कमी देखने को मिलती है।
मरुस्थलीकरण की यदि हम बात करें तो मरुस्थलीकरण एवं भूमि अवनयन जो क्षेत्र है 2011 के आधार पर यहाँ डाटा दिए गए हैं। सूखा जो क्षेत्र होता है मरुस्थल रीजन में आता है। भूमि अवनयन व मरुस्थलीकरण के जो मेजर कारण हैं उसमें शामिल है प्राकृतिक कारण। मरुस्थलीकरण के प्राकृतिक कारण जल तथा वायु मूल रूप से जिम्मेदार है। उनकी कमी से जो है मरुस्थलीकरण देखने को मिलता है। अपर्याप्त जल संसाधन का होना यह भी मरुस्थलीकरण का कारण है। साथ ही सूखा या फिर उच्च जैविक दबाव या मानव जनित जो कृषि, रसायन, पोषण उपयोग, खराब सिंचाई अभ्यास, ये सभी जो है मरुस्थलीकरण के प्रमुख कारण हैं। भूमि के उपयोग में परिवर्तन होना, नवीनीकरण एवं वन निम्नीकरण, ये सभी शामिल हैं। औद्योगिक अपशिष्ट की यदि हम बात करें, भूमि अवनयन का यह एक महत्वपूर्ण उभरता हुआ कारक है। यह भी कारक है मरुस्थलीकरण का। खनन हो गए, इसके जो प्रभाव है मरुस्थलीकरण के, मृदा अपरदन में पर्यावरण हेतु, वनस्पतियों के विनाश हेतु, लवणीयता में वृद्धि, कुपोषित मवेशी, मरुस्थल का विस्तार, अन्य पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव, भूमि की कमी तथा जनसंख्या में दबाव, प्रजातियों के विनाश, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब में देखने को मिलता है। सामाजिक क्षेत्रों में जो सूखा का प्रभाव है, भूखमरी, स्वच्छ पानी की कमी, बीमारियां, फसल तंत्र, आय की विषमता, पलायन, संस्कृति का विनाश। आर्थिक दृष्टि से अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव पड़ता है। विषमता व गरीबी में वृद्धि, आयात में वृद्धि तथा निर्यात में कमी देखने को मिलती है। राजनीतिक योजना पर व्यय, ऋण में वृद्धि देखने को मिलती है। भारत में मरुस्थलीकरण को रोकने के कई उपाय भी किए गए हैं। रोकथाम के उपाय होती बेहतर भूमि उपयोग, नियोजन एवं प्रबंधन, जनसंख्या नियंत्रण, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए रक्षक पट्टी, वृक्षारोपण, उत्क्रमण हेतु मृदा अपरदन पर नियंत्रण, जल का समुचित उपयोग, रेत तथा स्थिरीकरण को शामिल किया गया। सामाजिक व आर्थिक नियंत्रण में पशुचारण हो गए, न्यूनतम खुदाई, पशुचारण पर रोक, अत्यधिक पद्धतियों में मेघ बीजन, सिंचाई के लिए टपक विधि का प्रयोग जो है शामिल है मरुस्थलीकरण को रोकने हेतु। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बेट डिजर्टिफिकेशंस 1992 में जो है रियो सम्मेलन की अनुशंसा के आधार पर इसे स्वीकार किया गया था 1994 में। समपोषणी भूमि एवं पारिस्थितिक प्रबंधन एक है। सस्टेनेबल लैंड एंड इकोसिस्टम मैनेजमेंट SLEM प्रोग्राम भी चलाया गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मरुस्थलीकरण के संबंध में। इसके अलावा UNCCD की 12 वर्षीय रणनीति तैयार की गई थी COP14 के आयोजन में। नई दिल्ली में जब हुआ 2019 में यह आयोजन किया गया था। जलीय पारिस्थितिक तंत्र की समस्याएं, अगला हम बात करते हैं जलीय पारिस्थितिक। जिस तरीके से मरुस्थल में हमने देखा सुपोषण या यूट्रोफिकेशन, सुपोषण या यूट्रोफिकेशन के माध्यम से पोषक समृद्धि जहाँ मतलब जिसकी वजह से जलीय जीवों पर प्रभाव देखने को मिलता है, सुपोषण कहलाता है। इसका प्रभाव पर्यावरणीय प्रभाव व सामाजिक आर्थिक प्रभाव दोनों दृष्टि से देखा जा सकता है। पर्यावरणीय प्रभाव में पानी की पारदर्शिता में कमी होना, शैवालों में वृद्धि, ऑक्सीजन अपर्याप्त हो, प्रजाति विविधता में कमी, प्रमुख बायोटा में बदलाव, खाद्य जाल संकट, ये देखने को मिलता है। सामाजिक आर्थिक प्रभाव की दृष्टि से वनस्पति का विकास, पानी के प्रवाह के बूट रास्ते में रुकावट, पानी प्रदूषित, पर्यटन की हानि, पानी की एम्यूनिटी वैल्यू में कमी, व्यावसायिक उपयोग वाली प्रजाति का क्षय, मछलियों की मृत्यु से आर्थिक हानि, ये सभी जो है शामिल हैं। प्राकृतिक सुपोषण, मानव निर्मित सुपोषण, सुपोषण के सोर्स में अपशिष्ट जल प्रवाह, पशुओं का अपशिष्ट, खनन उद्योग और गैर निपटान औद्योगिक कचरे जो है इसमें सम्मिलित हैं। सुपोषण को नियंत्रित करने के उपाय भी यहाँ दिए गए हैं कुछ, जिसमें स्वीडन के गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने बताया कि समुद्र तल से नीचे ऑक्सीजन युक्त पंप द्वारा यूट्रिफिकेशन पर नियंत्रण किया जा सकता है। पोषक तत्वों पर नियंत्रण, शैवाल फिल्ट्रेशन, अल्ट्रासोनिक रेडिएशन, अपशिष्ट निपटारा व जलीय परितंत्र में मानवीय हस्तक्षेप को कम करना, कृषि में आवश्यक तत्वों का प्रयोग एंड टेस्टिंग, नॉन पॉइंट एवं पॉइंट सोर्स द्वारा सुपोषण पर नियंत्रण और सरकारी प्रयास व स्थानीय लोगों में शिक्षा व प्रशिक्षण द्वारा जागरूकता फैलाना। शैवाल जो है कृषि उद्योग और चिकित्सा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हानिकारक शैवाल्स भी होते हैं जिसे हार्मफुल एल्गल ब्लूम HAB कहा जाता है। एल्गी ब्लूम प्राकृतिक व अप्राकृतिक दोनों रूप में होते हैं। स्थिर व गर्म पानी में एल्गी अपने आप को मात्रात्मक रूप से बढ़ा लेते हैं। जब एल्गी ब्लूम परितंत्र पर नकारात्मक प्रभाव डालता है तो इसे हानिकारक एल्गी ब्लूम कहा जाता है। एल्गी ब्लूम वातावरण को विषाक्त कर देता है जो दूसरे समुदायों को भी हानि पहुंचाते हैं। साइनोबैक्टीरिया HAB जो है हार्मफुल एल्गल ब्लूम का एग्जाम्पल है, साइनोबैक्टीरिया। इसके अलावा रेड टाइड जो है
जब किसी जलीय क्षेत्र या समुद्र के फाइटोप्लैंक्टन की तीव्र वृद्धि हो जाती है तो इसे समुद्र का रंग परिवर्तित होता है और इसे ही रेड टाइड कहा जाता है। तो फाइटोप्लैंक्टन का ग्रोथ जो होता है जलीय क्षेत्रों में, इसे रेड टाइड की संज्ञा दी गई है। तो ये जो है कुछ